नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की जगुआर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स के पास 120 जगुआर मौजूद है, जिसको 6 अलग अलग स्क्वाड्रन में डिवाइड करके ऑपरेट किया जा रहा है। इनमें से नंबर 5 और नंबर 14 स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस में डिप्लॉय किया गया है। नंबर 6 और नंबर 224 स्क्वाड्रन को जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉय किया गया और नंबर 16 और नंबर 22 स्क्वाड्रन को गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है। वैसे जगुआर एक डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से इसको खास करके हम दुश्मन की एयर स्पेस में जाकर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने के लिए या बॉम्बिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अभी भारत के अलावा इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन लो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होने की वजह से हमको मजबूरी में आके इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ओरिजिनली इनको 2035 तक ऑपरेट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इनको 2027 के बाद ही रिटायर करने का फैसला किया गया है। इनिशियल प्लान के मुताबिक इनको तेजस MK2 से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इनको तेजस MK1 से ही रिप्लेस किया जाएगा। सबसे पहले अभी हमारे पास जितने भी डरीन वॉर और डरीन ट्रू स्टैंडर्ड की जगुआर मौजूद है, इनको सबसे पहले बैच में रिटायर कर दिया जाएगा और उनको डायरेक्टली तेजस MK1 से रिप्लेस किया जाएगा। अभी पहले से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 180 तेजस MK1 को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का फैसला किया जा चुका है, जिनको जगुआर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच अभी HAL की तरफ से तेजस MK1 को नाइजीरिया को भी एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। वैसे नाइजीरिया अभी अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मेनली अल्फा जेट, MiG-21 और F-7 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इनको नाइजीरिया रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ही नाइजीरिया की तरफ से JF-17 को भी लिमिटेड नंबर में खरीदा गया था, लेकिन इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी इशू होने की वजह से नाइजीरिया अभी और ज्यादा JF-17 को खरीदना नहीं चाहता है, जिस वजह से अभी HAL इसी मौके का फायदा उठाकर तेजस को नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करने के बारे में कोशिश कर रहा है और इसको लेकर अभी दोनों देशों के बीच बातचीत को स्टार्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स की तरफ से है। आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स मेनली हमारी आर्मी के जवानों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। अब फाइटर जेट्स जो होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जिस वजह से इनको स्मॉल आर्म से कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनको काफ़ी लो फ्लाई करना पड़ता है और ज़्यादातर ऑपरेशन में इनको जंग के बीच जाके उतरना होता है या फिर ऑपरेट करना होता है, चाहे वो सपोर्ट फायर के लिए हो जाए या इवैक्यूएशन के लिए हो जाए, फिर ट्रूप्स को वहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट्स और बाकी क्रू मेंबर्स को हमेशा ग्राउंड से फायर आने का खतरा बना रहता है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर्स भी स्मॉल आर्म से प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी एनहांस्ड प्रोटेक्शन के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी हेलीकॉप्टर्स की पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए भी एक लाइटवेट बुलेट प्रूफ वेस्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। वर्तमान भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए एक लाइटवेट बुलेट प्रूफ वेस्ट को इशू किया गया था, लेकिन इसको लेके पायलट संतुष्ट नहीं है और उनकी रिव्यू से पता चला है कि जैकेट थोड़ा बल्कि है, जिस वजह से इसका नॉर्मल मोबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि इस वेस्ट को पहनने के बाद भी इसके ऊपर एक टैक्टिकल पाउच को पहनना पड़ता है, जिसमें कुछ अम्युनिशन, सर्वाइवल किट और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह मौजूद रहता है। तो इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नई लाइटवेट बुलेट प्रूफ वेस्ट को एक्वायर करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें एक लेवल 3+ स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट को एक्वायर करने की बात की गई है, जो कि AK-47 के अम्युनिशन को क्लोज क्वार्टर बैटल में भी रोक सकता है। इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स किसी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैकेट को डेवलप कर पाएगा। वर्तमान जो जैकेट इस्तेमाल किया जा रहा है उसका वजन करीब 6.5 kg, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि जो नया जैकेट होगा ये 4 kg से लेकर 8 kg के बीच होना चाहिए, जिसमें बहुत सॉफ्ट और हार्ड आर्मर मौजूद रहेगा। नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान सॉफ्ट आर्मर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका वजन बस 4 kg होगा और कॉम्बैट मिशन के दौरान हार्ड आर्मर को कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सॉफ्ट आर्मर के साथ एक हार्ड आर्मर प्लेट को वहाँ पे ऐड किया जाएगा, जो कि लेवल 3+ स्टैंडर्ड की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट माउंटेड आर्टिलरी गन की तरफ से है। जब से भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ हुआ है और लद्दाख में हमको रेगुलर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा है, तब से भारत की मिलिट्री स्ट्रेटेजी काफ़ी बदल गया है
और रिसेंट लड़ाइयों को देखने के बाद भी हमारी स्ट्रेटेजी में काफ़ी चेंज किया जा चुका है। इन सभी में आर्टिलरी यूनिट्स में जो सबसे बड़ा चेंज हमको देखने को मिला है वो ये कि अभी टोड आर्टिलरी गन के बदले माउंटेड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि ये इजीली मूव कर सकते हैं, जिस वजह से दुश्मन की ड्रोन स्ट्राइक से या किसी लॉटरी मुनिशन स्ट्राइक से इनको कम खतरा होता है। और ख़ास करके भारत की बात करें तो अभी हमें ऐसे सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत है जिनको पहाड़ी एरिया में डिप्लॉय किया जा सकेगा। इसी वजह से रिसेंटली आर्मी की तरफ से टोड आर्टिलरी गन के बदले सेल्फ प्रोपेल्ड और माउंटेड गन को एक्वायर करने का प्लान किया गया है। इनको देखते हुए अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से एक नई माउंटेड गन को भी डिस्प्ले किया गया है। कल्याणी ग्रुप पहले से ही 2 तरह की माउंटेड आर्टिलरी गन को डेवलप कर चुकी है, जिसमें से एक को पहले से ही एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल चुकी है और ये एक 155 mm और 39 कैलिबर की आर्टिलरी गन है जिसको आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया और इसको ATGS को बेस करके बनाया गया था। अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से बताया गया कि वो अभी इससे भी एक हायर कैलिबर स्टैंडर्ड की माउंटेड आर्टिलरी गन को डेवलप कर रहे हैं, जो कि 155 mm और 45 कैलिबर स्टैंडर्ड का गन होने वाला है और एक ट्रक माउंटेड सिस्टम होने वाला है, जिस वजह से इसको कहीं पर भी आसानी से लिया जा सकता है। भारत फौज या कल्याणी ग्रुप की बात करें तो आर्टिलरी गन के सेगमेंट में ये भारत की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जिसके पास पहले से ही मल्टीपल माउंटेड गन प्लेटफॉर्म मौजूद थे और अभी वो एक और माउंटेड गन को डेवलप कर रहे हैं। तो टेक्निकली अभी इंडियन आर्मी के पास 105 mm से लेके 155 mm तक की स्टैंडर्ड में 3 से 4 वैरायटी की माउंटेड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसको आगे चल के सिलेक्ट किया जा सकता है और अभी इनको कल्याणी ग्रुप की तरफ से एक्सपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। अगला अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरफ से है और अभी हम इसकी एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब जब बात एयर डिफेंस सिस्टम की होती है तो आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली हुई लड़ाइयों में इनका क्या अहमियत रहा है। खास करके एक दिन पहले की बात करें तो जब इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से लगभग 300 से ज़्यादा ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और करीब 110 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया, तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ सभी को इंटरसेप्ट कर लिया था और बस साथ ही ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल थे जो कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर पाए थे, वरना अगर ये सभी इजराइल के ऊपर गिर जाते तो इजराइल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता। इसी वजह से किसी भी देश के लिए उसका एयर डिफेंस सिस्टम काफी जरूरी होता है। अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर वापस आए तो फिलहाल भारत की तरफ से इसकी कई वेरिएंट को ऑपरेट और डेवलप किया जा रहा है और अभी आर्मेनिया की तरफ से इसकी अलग अलग वेरिएंट के लिए ऑर्डर को भी प्लेस किया जा चुका है और अभी भारत की तरफ से इसको इजिप्ट को भी एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग किया जा रहा है। इजिप्ट के पास अभी सोवियत ओरिजिन की हॉक मिसाइल सिस्टम SA-6, SA-2 और SA-3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिनमें से SA-2 और SA-3 सिस्टम को इजिप्ट की तरफ से लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और अभी इनको इजिप्ट की तरफ से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है। इसी बात को लेकर अभी भारत की तरफ से इजिप्ट को अपनी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें इजिप्ट भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो इसको लोकली इजिप्ट में ही मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दे रहे हैं। इसी बात को लेकर अभी दोनों देशों के बीच डिस्कशन वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है और अगर सब कुछ सही रहता है तो आगे चल के इजिप्ट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर भी बन सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।